स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इसरो और पीएसएलवी का जो फेलियर अभी हो रहा है, मार्केट में काफ़ी चर्चा हो रही है इसके बारे में, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फेलियर हुआ कब। तो फेलियर हुआ था पीएसएलवी C61 मिशन में, जो कि 63rd फ्लाइट था। जनरली रॉकेट का पहला फ्लाइट को ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन 2 के बाद वो नॉर्मली कर लेता है। तो पहला 2 मिशन टेस्ट मिशन था, उसके बाद से C नंबरिंग शुरू हुआ। तो इसीलिए 63rd फ्लाइट था, मतलब पीएसएलवी का 63rd था, लेकिन मिशन नंबर 61 है। और ये इसमें 4 स्टेज रॉकेट होते हैं और इसको लॉन्च किया गया, इसको 3rd स्टेज छींक दिया और उसके कारण से मिशन फेल हो गया। और ये 27th लॉन्च था XL वेरिएंट का, इसीलिए आप इसमें देखिएगा बहुत सारे स्मॉल बूस्टर्स लगाए गए थे। वो वेरिएंट है, मतलब पीएसएलवी में बहुत सारे वेरिएंट है, उसमें XL वेरिएंट 27 बार उड़ाया गया था। ये आखिरी था, ये बूम हो गया, मतलब कि 27th था। फिर ये था आपका 61। फिर हुआ PSLV 62 यानी कि 64th फ्लाइट, और यहाँ पे 3rd स्टेज फिर से बूम कर दिया और मिशन फेल हो गया। और ये 5th था DL ये वेरिएंट का, यानी कि जिसमें ज़्यादा स्ट्रैप ऑन बूस्टर नहीं पोता गया था। तो आप देख सकते हैं, मतलब स्ट्रैप ऑन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका XL वेरिएंट है तो भी बूम हो गया और DL वेरिएंट है तो भी बूम हो गया। और इसको समझिए C61 आपका बूम हुआ था 16 मई 2025 को, और C62 बूम हुआ था 8 जनवरी को, कुछ दिन पहले ही 2026 में। यानी 8 महीने के गैप में आपका ये 63rd बूम हुआ है और 64th बूम हुआ है। तो यहाँ पे समझिए कि जब 63rd बूम हो गया तो एक बनाया गया जिसे कहते हैं फेलियर एनालिसिस कमेटी, यानी कि FAC। इसरो में ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कुछ बूम हो जाता है तो कौन इसको संभाले, क्या देखे, इसका मतलब जिम्मेदारी कौन उठाए। तो FAC का काम होता है कि इसको मतलब एक कमेटी बनाई जाएगी, वो चेक करेगी, स्कैन करेगी। और जनरली वो लोग नहीं होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बाहर वाले को लिया जाता है। मतलब कि जैसे GSLV में जो काम कर रहा है उसको PSLV इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और जो PSLV में काम कर रहा है वो GSLV का इन्वेस्टिगेशन करेगा, कुछ ऐसा होता है। तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन किए, और जो रिपोर्ट है, जो पहले कभी कभी वो लोग शेयर करते थे कि हाँ भाई ये हुआ है, इस कारण से रिपोर्ट नहीं शेयर किया गया। यानी पब्लिकली रिपोर्ट अगर आप इसरो के वेबसाइट पर जाते हैं नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही रेयर बात है। अगर आप किसी भी वर्किंग रॉकेट, मैं क्लियर कर दूँ, डेवलपमेंट रॉकेट की बात नहीं हो रही है, वर्किंग रॉकेट की, सर ये रॉकेट है, इस पे हमने पेलोड डाला है और लॉन्च कर रहे हैं और ये हो चुका है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मुझे एक भी नहीं मिल रहा है जो रॉकेट मॉडर्न टाइम में, यानी कि 1990s के बाद से भी, कि सर इस पर सैटेलाइट रख के आप लॉन्च कर रहे हो और 2 बार बूम हो चुका है। मतलब डेवलपमेंट में नहीं, डेवलपमेंट में बहुत बार बूम होता है। जैसे कि SpaceX का जो फाल्कन 1 था वो 3 बार बूम हुआ, 4th बार में वो ऑर्बिट पहुंचे थे। तो वहाँ होता है, डेवलपमेंट में लोग एक्सपेक्ट कर, लेकिन कभी भी वर्किंग रॉकेट में, जैसे कि आप कभी नहीं देखे फाल्कन 9 2 बार अभी बूम किया फिर दूसरा लॉन्च किया वो भी बूम किया, वैसा कभी नहीं हुआ है। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। 2 स्पेस शटल बूम हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत गैप है। तो ये बहुत ही रेयर है कि आपने 2 PSLV, और PSLV काफ़ी बार लॉन्च हो चुका है, आप समझ रहे हैं, 63rd फ्लाइट पे आप चल रहे हो। ऐसी बात नहीं कि पहला लॉन्च है दूसरा लॉन्च है, ये काफ़ी सॉर्टेड चीज़ है। सॉर्टेड चीज़ में एक बूम होना होता है, कभी ना कभी छींक देता ही है। 2 बार एक ही तरीके से, दोनों में 3rd स्टेज का इशू हुआ। और रहा बात कि वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि FAC आपने बनाया था, आपने 8 महीने का ब्रेक लिया, वो इसी सब समस्या को समाधान करने के लिए था। यानी तो FAC आपका ठीक से काम नहीं किया, या आपका क्वालिटी कंट्रोल पकड़ नहीं पा रहा है कि गड़बड़ क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये हम खोज खोज के थक गए, कोई रॉकेट नहीं मिल रहा है। आर्यन रॉकेट भी फटा था 2 बार कंसिक्वेंटली, लेकिन वो डेवलपमेंट में फटा, फिर उन्होंने पूरा ये रॉकेट रीडिज़ाइन किया गया। ऐसा बहुत रेयर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रॉकेट है जो चल रहा है, यूज़ हो रहा है, और उसमें 2 बार एक के बाद एक बूम हो गया। ये ऑलमोस्ट अनहर्ड है, कभी भी नहीं होता है। अब रहा बात कि कॉज के बारे में हमें क्या पता है। तो कॉज के बारे में ये समझिए कि जो इनका फेलियर एनालिसिस कमेटी है, उन्होंने रिपोर्ट क्लासिफाइड कर दिया, पब्लिक नहीं है, जो कि थोड़ा ऑड बात है। जनरली आप नहीं क्लासीफाई करना चाहोगे, उसका हम आगे बताएंगे उससे दिक्कत क्या होता है। ये समझिए कि हमें ये पता है कि 3rd स्टेज छींक रहा है, ये सॉर्टेड है, ये क्लियर है, डन है, 3rd स्टेज में हो रहा है। तो 3rd स्टेज क्या है, 3rd स्टेज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, वो जानते हैं कि HTPB से बनाया गया है, यानी हाइपोड्रोक्सिन थर्मिनेटेड पॉलीब्यूटराइन। केमिस्ट्री में नाम कैसे डालते हैं भाई,
वही HTPB से सॉलिड बूस्टर बनाया गया था। और ये थोड़ा भरपुष्ट नहीं, आप देख सकते हैं आदमी लोग हैं वो उतना भरपुष्ट नहीं है। 7.6 टन का बनता है और इसमें फ्लेक्स बेरिंग नोजल रहता है, यानी कि नोजल जो है इलास्टिक है, मतलब कि वो हार्ड कपलिंग नहीं है जिसको आप हाइड्रोलिक्सली मूव कर रहे हो, फ्लेक्सिबल है। तो ये फ्लेक्सिबल नोजल होता है और उसमें जो छोटा छोटा हाइड्रोलिक है वो थोड़ा सा मूव करता है। और इसका हाँ मूवमेंट बहुत टाइट रेंज का है, यानी कि जनरली आपको 4 डिग्री प्लस एंड माइनस यानी 8 डिग्री का ट्रैवल मिलता है, इसमें सिर्फ 4 डिग्री का ट्रैवल है। मतलब इनका एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट स्टेज सारा मेन काम करेगा, सेकेंड स्टेज फाइनलाइज कर देगा, इसको बहुत हुआ तो थोड़ा सा टिचिक मुचिक करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया गया कि एकदम पूरा रेंज दो कॉस्ट करेक्शन। तो यानी कि अगर बूस्टर थोड़ा सा भी चीखता है, ज़्यादा उसके इंजन में ये नहीं है, गिम्बल नहीं है कि हम संभाल लेंगे पूरा एकदम उल्टा कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो 2 डिग्री का प्लस एंड माइनस दिया गया है। वो थोड़ा टाइट है, माइल्ड कंट्रोल कह लीजिए। और ऑलमोस्ट कुछ कुछ केसेस में कहा जाएगा सर है ही नहीं है तो कंट्रोल, जैसे कि फाल्कन 9 जब लैंड करता है, जो उसका सेंट्रल रॉकेट है, बूस्टर गिम्बल है, वो पूरा ढिंचिक करता है, उतना फ्लेक्सिबल ये नहीं है। और रहा बात ये फ्लेक्स नोजल्स में वो नहीं मिलता है आपको। अगर इसको आप कंपेयर करना चाहते हैं सॉलिड बूस्टर से, तो भरपुष्ट अगर सॉलिड बूस्टर का नोजल देखना है तो आप देखिए स्पेस शटल में जो SRB लगाए गए थे और वही SRB जो SLS में लगाया जा रहा है, उसमें नोजल डिंग किचिका करता है। तो वही है। और इसका सिलेंडर कैसे बनाया गया, ये जो शेल है, शेल बनाया गया है फिलामेंट वाउंड कंपोजिट केस है। ये बनाया जाता है जब आपको एकदम हल्का चाहिए। अब किस फिलामेंट से बनाया हो, कुछ लोग कहते हैं शायद केवलार टाइप वेरिएंट है, मिल जाएगा। और ये लाइव स्ट्रीम में दिख गया था, और इससे पहले वाले में था उसमें लाइव स्ट्रीम में दिखा था रॉकेट कुछ गड़बड़ कर दिया है, लेकिन इस तरह का ये टेलीमेट्री 3D वाला टेलीमेट्री नहीं दिखाया गया। तो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है इसी में हुआ है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं सॉलिड बूस्टर में ख़राब होने का, या तो आपका नोजल का ये जो बेरिंग एरिया है ये फेल हुआ है, रॉकेट फटा, लेकिन जैसा ये बिहेव कर रहा था रॉकेट फटने जैसा फीलिंग नहीं दिया। तो चांसेस वही है कि नोजल में ही कुछ गड़बड़ा है। बर्न थ्रू हो सकता है कि मतलब आपका कहीं साइड में बर्न कर गया, वो एज ए थ्रस्ट साइड से करने लगा और बोले गिम्बल में उतना पावर है नहीं। और सॉलिड बूस्टर एक बार चालू हो गया तो जब तक बर्न आउट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि थर्ड स्टेज में धांधली हो रहा है। थर्ड स्टेज में क्या चीज़ में धांधली हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो FAC कमेटी है उन्होंने रिपोर्ट शेयर नहीं किया। थर्ड स्टेज प्रॉब्लम है, ये सॉर्टेड है और ये दिख गया। हमको नहीं लगता है उनको दिखाना चाह रहे होंगे, बट शायद लाइव स्ट्रीम में था तो दिखा दिए, उसके बाद पता चला। और बाय द वे फुटेज भी है, मतलब लाइव स्ट्रीम में एक बंदा का कैमरा में गाइडेंस कैमरा का दिख रहा है कि सर वो रॉकेट नीचे देखने लगा, धरती की तरफ देखने लगा, मतलब स्पेस नहीं है धरती भी देख रहा है। अब रहा बात, ये तो हो गया ठीक है, आपने एक रॉकेट छीका कोई बात नहीं है, दूसरा रॉकेट छीक दिया, एक के बाद एक छीक दिया, वो दिक्कत हो गया। तो कैजुअलिटीज़ क्या हुए इसके, तो कैजुअलिटी ये समझिए इंश्योरेंस प्रीमियम सबका बोल गया। और इसीलिए बोल रहे थे कि रिपोर्ट अगर आप शेयर करते हैं तो कंपनी थोड़ा एनालिसिस करती है कि अच्छा होता है, मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इंश्योरेंस इसीलिए दिया जाता है। और जनरली इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि प्रीमियम कम रखे, क्योंकि अगर प्रीमियम वो बहुत बढ़ा देते हैं लोग लेना ही छोड़ देंगे, राइट। अगर आपको वो बोलता है सर ये 5 मिलियन का पेलोड को आप ये इंश्योर कीजिए, और आप ही मुंह खोल के मांग लेते हैं कि सर हमको 5 मिलियन दो तो हम इंश्योर करेंगे, तो लोग बोलेंगे सर हम आपको क्यों इंश्योरेंस का पैसा दें, हम 2 ठो बना लेते हैं। और बाय द वे ये पहले होता था, पहले ऑलमोस्ट सारे जियो स्टेशनरी चूँकि उतना एक्सपेंसिव पड़ता था सब लोग डबल बनाते थे। शुरू में ये बहुत कॉमन टैक्टिक्स था, आजकल नहीं करते उतना, लेकिन ये बहुत कॉमन टैक्टिक्स था कि सर एक बनाने में जितना खर्चा होगा दूसरा ऑलमोस्ट सेम दाम में बन जाता है, क्योंकि मतलब आपको एक बार पता अच्छा ये हमने ऐसा बनाया, दूसरा 5 मिनट में बन जाता है। मतलब कि अगर ये नासा चाहता जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जितना बनाने में टाइम लगा, दूसरा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 5 मिनट में बन जाता, सारा चीज़ सॉर्टेड था। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हर कोई ये बोलेगा ना सर हम दूसरा क्यों नहीं बना लें, मतलब आपको हम प्रीमियम एक लिमिट तक ही दे सकते हैं, तो वो दिक्कत हो जाता है। उनको वो कैसे गेस करें कि प्रीमियम देना, ये इसको इंश्योर्ड करें कि नहीं करें, तो उसके लिए उनको डिटेल चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो प्रीमियम जब भी ऐसे आपका रॉकेट बूम हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, 2 बार कंसिडर इंश्योरेंस प्रीमियम भागने लगेगा। अब रहा बात कि यहाँ पे एक इल्यूजन आपको समझ रहा है, स्टार्टअप के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि स्टार्टअप का पैसा वापस 100% नहीं आएगा, ठीक है। वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी दे, जैसे गाड़ी सब में होता है कहने को इंश्योरेंस है 50% मिले या 40 मिले, वैसे रहता है। इंश्योरेंस नहीं एक्सपेक्ट करती कि 100% आपको दे दे, और अगर आप मांगोगे 100% वो इतना प्रीमियम बढ़ा देगी कि सर आप बोले भैया मैं डबल बना लेता हूँ, सस्ता पड़ेगा। तो रियलिटी वही है कि वो बस दर्द कम करेंगे, वैसा ही होता है। तो पैसा तो आपका आएगा नहीं। और रहा बात पैसा, मान लीजिए आप ही जाता, आपने मान लीजिए वो दर्द वाला प्रीमियम ले लिया था, आपको आ गया पैसा, समय तो नहीं आएगा ना। और वही सबसे बड़ा दिक्कत है इसके लिए, क्या बोलते हैं स्टार्टअप्स के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते सर। उनका मतलब प्लान, मतलब रनवे किसी भी कंपनी को मिलती है तो ये रहता है सर 2 साल में आपको सॉर्ट कर देना है। अब आप बोलोगे सर दूसरे साल में लॉन्च किया, आपने सारा सही काम किया, आपने सैटेलाइट बनाया, आपने सैटेलाइट लॉन्च किया, रॉकेट ही बूम कर गया, आपके इन्वेस्टर सब हाथ खड़ा कर देंगे सर और पैसा हम आपको कहाँ से दें, मतलब आपको इतना दिए थे अब और उसमें आप
रॉकेट बूम है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन हमारा पेशेंस का लिमिट है, हमारा टाइम का लिमिट है। हर कंपनी लोग चाहेगा ना कि मैंने पैसा डाला है डबल तुरंत करके दे दो। तो और रहा बात सबसे ज़्यादा नुकसान का होता है सामान में नहीं, पेरोल में नुकसान होता है, यानी कि जो इतने लोगों को वो हायर किए हैं वो लटे जाते हैं। और बाय द वे, स्पेस शटल जब बूम हुआ था तो ऐसी कंपनी थी स्पेस हैब करके, ये लोग की छोटी सी कंपनी थी, इन्होंने बनाया था, स्पेस शटल बूम हो गया, ये कंपनी डूब गई। मतलब कि और वो एक ही मिशन में, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप के उतना बफर नहीं रहता कि आपने एक ठो को बूम किया अरे दूसरा बना लेंगे, क्योंकि दूसरा बनाने के लिए कुछ महीने तक का बात हो जाता है। अब वो कहाँ से आप सब सपोर्ट करेंगे। तो कई बार हुई है कि छोटी छोटी कंपनी या तो बिक गई, मतलब इनके केस में वही हुआ कि दूसरी कंपनी खरीद ली। ये बहुत बार के साथ हो चुका है कि स्टार्टअप जो है अगर रॉकेट पे भरोसा कर रही है, जनरली उनके पास इतना बजट नहीं होता और इतना टाइम नहीं होता। मान लीजिए वो 2 ठो बना भी लें, लेकिन अब PSLV बोलता है सर पहला लॉन्च हम आपको करेंगे, 8 महीने बाद दूसरा, 8 महीने की सैलरी कहाँ से लाएंगे। अगर ऐसा होता नहीं सर 1 करो फिर दूसरा करो, बजटिंग आप कर सकते हो कि ठीक है सर 1 महीना आप लोग थोड़ा जोर डालो, हम दूसरा लॉन्च कर देंगे। केडेंस इसीलिए मायने रखता है। तो स्टार्टअप्स को बहुत दर्द होगा जितने लोग किए। और दूसरी बात, बहुत सारे जो देश भरोसा किए थे, जैसे ये इनका पेलोड रोस्टर है, इसमें बहुत सारे देशेस हैं, जैसे कि आपका ब्राज़ील इसमें डाला गया है। ब्राज़ील कहाँ गया, ब्राज़ील, हाँ अल्टो स्पेस करके ब्राज़ील का है। यूके के भी 1-2 कंपनी है। यूके कहाँ है भाई, हाँ SSTL यूके का है। नेपाल का भी है, नेपाल 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 कहाँ गया भाई, हाँ नेपाल। अक्षत्र अंतरिक्ष हाँ, ओ अंतरिक्ष परिस्थान वो नेपाल की तरफ से है। फिर फ्रांस का भी एक ठो था, फ्रांस कहाँ गया, फ्रांस कहाँ गया, हाँ RIDE राइट, फ्रांस राइड करने में तो राइड ही कर लिया। तो ये लोग अब इनका पेलोड भी गया। अब रहा बात ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वो डालता है कि सर आप पे हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि मैं एकदम क्लियर पता, एक रॉकेट बूम होता कोई उतना ध्यान नहीं देता, होता है एक के बाद दूसरा। और हमको लग रहा है कि आधा लोग इसी भरोसे पे अरे उनको जितना फॉल्ट होगा चेक कर लिए होंगे इसीलिए फिर से दे दिया गया। और ये सबको अब दूसरी बार बूम कर दिया, इट्स लाइक मैं एकदम क्लियर करता हूँ। अगर ऐसा होता नहीं 61st मिशन आपका बूम हो गया, फिर 65th मिशन बूम हुआ तो भी लोग पछताए, 61st हुआ 62nd हो गया, इट्स लाइक सर एक ही गलती कैसे आप 2 बार रिपीट कर दिए। वहाँ पे अब वो लोग को लगेगा सर हम इससे बढ़िया रहता तो हम रॉकेट लैब को दे देते, इससे बढ़िया रहता तो हम SpaceX को दे देते। अब बोलेंगे SpaceX छोटे को लॉन्च करता है, हाँ वो आपको बस को खरीदना पड़ता है, तो SpaceX नहीं ले जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा कैपेसिटी है उसमें। तो बस आते हैं, बस में आप छोटे छोटे सैटेलाइट डाल के भेज सकते हो। तो इसीलिए ये मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाता है। और रहा बात जैसे नेपाल सर के पास मैं गारंटी दे सकता हूँ उतना बजट नहीं होगा कि अरे फिर से एक ठो बना लेंगे, इसलिए दर्द हो जाएगा उनको। तो ये समझ सकते हैं, ये थोड़ा फ्रिक्शन डाल देता है। और अब डिपेंड करता है इसरो का जो रेपुटेशन है वो इस बात पे कि दूसरा लॉन्च कितना जल्दी करता है। अगर PSLV को ये तुरंत मतलब अगले महीना लॉन्च कर देते हैं और वो सेफली हो जाता है तो सब लोग सॉर्टेड हैप्पी खुश होता है, कभी कभी रॉकेट होता है। लेकिन अगर उसमें दोबारा 8 महीना लगा, क्योंकि इस बार मैं श्योर हूँ 8 से ज़्यादा खाएंगे कि भैया सही में कैसे एक ही गलती रिपीट हो गई। तो मतलब कि अगर 1 साल ले ली या 2 साल ले लिए ग्राउंडेड, मतलब कि PSLV 2 साल तक ग्राउंडेड रह गया, लोगों का फेथ जो है थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगा। और मैं सीरियस डामाडोल बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे रॉकेट बहुत पहले बुक किए रहते हैं, मतलब कि बुक किया हुआ है, लेकिन अब ऑप्शंस बहुत हो गए हैं प्राइवेट कंपनी में। अब तो ब्लू ओरिजिन भी आ रहा है कि सर हम भी रेडी हो रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं। तो कैजुअलिटी है, मतलब कि आराम से मैं देख सकता हूँ कि इसमें कोई स्टार्टअप बोलेगी सर हमें अब कोई एक्वायर करो, नहीं तो भाई हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये होता है। तो कैजुअलिटी है इस तरह का। पहला बूम से किसी को उतना तकलीफ नहीं होता, दूसरा एग्जैक्टली सेम तरीके से उसमें बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भाग जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम है क्या ओवरऑल। तो प्रॉब्लम यह है कि PSLV ओल्ड फिलॉसफी में बनाया गया था, यानी रॉकेट की फिलॉसफी चेंज हुई है। अगर आप देखोगे रॉकेट्स मतलब V2 ईरा में कैसे बनाया जाता था, उसमें इंजन को वो लोग फुल चला ही नहीं रहे थे, मतलब पानी डाल रहे थे फ्यूल में। क्यों? क्योंकि मेटलर्जी और रीजनरेटिव कूलिंग सॉर्टेड नहीं था उस टाइम। अगर वो किरोसिन को फुल लिक्विड ऑक्सीजन में जला देते इंजन पिघल जाता। लेकिन वो फिलॉसफी चेंज हो गया कि ठीक है सर अब पानी में ये पानी मिलावट मत करो, अब फुल फ्यूल चलाओ। वो डेवलपमेंट हुआ। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फिलोसफिकल ग्रोथ हुए कि ठीक है सर यहाँ से आए थे, ये टेक्नोलॉजी सुधर गई, ये डेवलपमेंट हो गया, ये आ गए। फिर हुआ कि ये इंप्रूवमेंट हुआ, ये सुधार लिए, आगे आ गए। तो ये PSLV जो है ये एकदम आदम जमाने से आगे बढ़िए नहीं रहा है। कितना आदम जमाना है, 1980 का टेक्नोलॉजी है ये। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें फचांग बहुत है। यानी कि ये 4 स्टेज रॉकेट, भैया इतना हल्का रॉकेट के लिए 4 स्टेज आपको क्यों चाहिए? बहुत ही ज़्यादा स्टेज आपने डाल दिया है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी आपने 5 या 6 डाल के रखे हुए हैं। ये
फचांग बनाता है, यानी कि पोर्टफोलियो बन जाता है सर। मतलब इसरो के पास जाके ऐसे बात नहीं होता कि सर हमको पीएसएलवी चाहिए। सर पीएसएलवी आपका कितना टनेज है, किस ऑर्बिट पे लॉन्च कर रहे हैं, कितना तारीख को लॉन्च करेंगे, शनि की राहु दशा क्या है, उसके हिसाब से हम स्ट्रैप ऑन लपोतेंगे। इसलिए वो फचांग बना देता है और वो कॉस्ट कस्टमर को देना पड़ता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ब्लू ओरिजिन के साइट पर लिखा हुआ है सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेविंग्स। सर हम ये बना रहे हैं, सर रॉकेट बड़ा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपको क्या लेना देना है रॉकेट छोटा या बड़ा है? मतलब जैसे मान लीजिए एक प्लेन जा रहा है आपका, मान लीजिए दिल्ली टू कलकत्ता कोई प्लेन जा रहा है, उसमें एक पैसेंजर है या 100 पैसेंजर है, क्या फ़र्क पड़ता है? प्लेन तो हमेशा वो चलाएंगे। लोग फुल कर रहे हैं बल्ले बल्ले, नहीं फुल कर रहे हैं तो भी वही चलाएंगे। वो रिस्क नहीं लेगा ना कि भैया एक छोटा कर दो प्लेन, क्योंकि छोटा प्लेन जब उनको पता है कि सर बस इतने ही लोग जाते हैं, इतने ही लोग जाते हैं, यहाँ से यहाँ का है, यही उसका थ्रूपुट है, तो ही वो छोटा करेंगे, नहीं तो मेन जेट ही चलाएंगे, भले एक दो सीट खाली चल जाए। तो वही समझिए ये, और इसीलिए यूएलए अब बिकने पे आ रहा है। पहले वो बेचने की कोशिश किए, अब उसका सीईओ ही छोड़ के चला गया और सबको पता है भैया यूएलए निपट जाएगा। तो वही है कि, और फाल्कन 9 क्यों सक्सेसफुल हुआ? एक काम खत्म, दी एंड। अब बोलोगे फाल्कन हैवी है, कितनी बार लॉन्च करते हैं? फाल्कन 9 काम खत्म, दी एंड। और इसमें इनको तीन वर्जन मिल जाता है। पहला वर्जन हल्का वर्जन है, भैया आपका बूस्टर वापस ज़मीन पे आ जाएगा। थोड़ा सा भारी वर्जन जाएगा, बूस्टर बोट पे लैंड करेगा, और भारी वर्जन जाएगा और आप उसको त्याग दोगे। तो समझ, एक ही में वो 3 करते हैं, और ये भी वही करेंगे। बाय द वे, इनमें हमको नहीं लगता ये ज़मीन पे लैंड करने का कुछ जुगाड़ भी रखे हैं, बट इनके पास भी 2 ऑप्शन है कि या तो आप बार्ज पे लैंड कराओ या तो हडिप्पा मार दो, छोड़ दो, उसे त्याग दो। तो समझ, मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाता है, क्वालिटी कंट्रोल आसान हो जाता है। कि आपको बोलता है सर क्वालिटी कंट्रोल करो 100 पार्ट को, ठीक है मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। आपको बोलता है 400 पार्ट को क्वालिटी कंट्रोल करो, दिक्कत है। बोले फिलॉसफी में धांधली है, वो फिलॉसफी 1980 का था सर, हम लोग 2025 क्रॉस कर रहे हैं। वो दिक्कत वही है, करंट डिजाइन पार्ट्स ही बहुत है। मतलब आप देख लिए फाल्कन 9 कितना हैवी रॉकेट है, और आप बोल दोगे कि वो हम यहाँ पे आपको जो दिखा रहे हैं ये इरेक्टर टावर नॉन क्रूड के लिए, ठीक है। पीएसएलवी में क्रू तो नहीं पोतते हैं ना, तो भैया ये इरेक्टर शाफ्ट और पीएसएलवी का आप शाफ्ट देखिए, इतना वायरिंग है, इतने प्लम्बिंग है उसमें। इट्स लाइक सर आपका तो पोल ही लूट लेगा, बाकी चीज़ छोड़िए, आपका पोल ही लूट लेगा। क्यों? 4 स्टेज डाले हैं, सब में वायरिंग होगी, सब में अगर ये जिसमें ये डालना है, हाइपरगोलिक डालना है, कितना टाइम पहले रिफ्यूल करते हैं, क्या उसको ये करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, प्रेशराइज कैसे करते हैं, बहुत सारा फचांग है। तो वही समझिए, पार्ट्स काउंट अगर आप कम नहीं रखते हैं दिमाग खराब हो जाता है। और कॉस्ट इफेक्टिव ओपन मार्केट में है ही नहीं, मैं एकदम क्लियर। पीएसएलवी का डिज़ाइन लेके ये ओपन मार्केट में आ गए। मतलब जिस मार्केट में आपका फायरफ्लाई काम कर रहा है, रॉकेट लैब काम कर रहा है, स्पेसएक्स कर रहा है, ब्लू ओरिजिन कर रहा है, फ्री का हट जाएंगे। ये बेसिकली सरकारी हैं इसलिए टिके हुए हैं। जैसे कि आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के आर्यन रॉकेट टिका हुआ है, वो सबको पता है वो ओवर प्राइस्ड है, सबको पता है वो यूजलेस है, लेकिन ऑप्शन क्या है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी मिशन को नहीं बोलेंगे अमेरिका को भैया तुम लॉन्च कर दो, तो वही हिसाब रहता है, उनको झेलना ही पड़ रहा है। और ये लो केडेंस जो है, मेन दिक्कत वही है कि आप इतना धीरे धीरे लॉन्च करते हैं कि हम मतलब बोल रहे हैं ना कि आराम से लोग इग्नोर कर देते हैं ये दिक्कत का। अगर ये था सर पीएसएलवी फूट गया कोई दिक्कत नहीं है सर जी, दूसरा लॉन्च अगले महीने है, कोई टेंशन ही नहीं होता। लेकिन वो अब दूसरा लॉन्च 8 महीने बाद है। 8 महीना भी मेरे को अब नहीं लग रहा कि 8 महीने के अंदर ये करेंगे। तो वही है, तो हिसाब यही है कि इसको जल्दी से रिटायर करना और रिप्लेस करना है। नहीं तो अगर ये जो इनका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च सिस्टम है उससे अगर तुरंत रिप्लेस नहीं करते हैं पीएसएलवी जैसे रॉकेट को, दिक्कत तो होगा। बोल रहे पार्ट्स ही बहुत है, पार्ट्स बहुत ज़्यादा उसमें है। मतलब इसमें इरेक्टर देखिए एक सिंपल है, लगाओ खुश रहो। इसमें देखिए सिंपल है, लगाओ खुश रहो। ये सिंपल है, लगाओ खुश रहो। इतने पार्ट्स पोते हुए हैं। वो बोल रहे 1980s में लोग वैसा सोचते थे कि सर कमज़ोर रॉकेट बनाओ, उस पर स्ट्रैप ऑन पोते दे जाओ। बाद में सबको समझ में आया कि सर रॉकेट में सबसे महंगा होता है इंजन, सबसे सस्ता होता है टंकी। टंकी बड़ा बना दो, फचांग मत करो कि 1 स्टेज डालो, 2 स्टेज डालो, 3 स्टेज डालो, 4 स्टेज डालो। अब रहा बात कि भविष्य में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी। बहुत लोगों को सेंस नहीं है। हम लोग ये पाकिस्तान से कंपेयर करके अपने आप को ऑर्गेज़म दे देते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं क्लियर करता हूँ, ये सबका है। चाहे ईसा का लीजिए, चाहे नासा का लीजिए, चाहे इसरो का लीजिए, चाहे रॉसकॉस्मोस का लीजिए, ऐसा हमेशा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सिक्वेंस नहीं होता और कंपटीशन भी नहीं होता है, वो चिल करते रहते हैं। मतलब आपको इसका सबूत चाहिए, आप इंडिया में एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है चेक करना, जिसे कहते हैं चौकीदार। खर्चे का चौकीदार ही है। मतलब ये भारत सरकार पैसा देता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट? वो पैसा को कौन चेक करेगा कि सर पैसा कहाँ जा रहा है? उसके लिए एक ब्रांच है। आप बताइए वो कौन ब्रांच है? वो ब्रांच हर कुछ साल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि रेलवे को इतना पैसा दिया गया था, कहाँ पचा लिए। फिर इसरो को पैसा दिया गया, कहाँ पचा लिए। नेवी को पैसा दिया गया, कहाँ भैया आप भारत सरकार से मांगे पैसा कि भैया $500 मिलियन में हमें एयरक्राफ्ट कैरियर दीजिए, और आप 2 बिलियन खा गए। क्या हो रहा है सर?
उसके लिए एक ब्रांच है, गवर्नमेंट का ब्रांच है। वो 2018 में इसरो पे रिपोर्ट बनाया, क्योंकि सरकार बोली कि देखिए क्या हो रहा है इसरो में, हम लोग का नाविक 2012 में कंप्लीट हो जाना था ग्लोबल। सर ये तो तेल निकाल दिया है, क्या हुआ है? उनका रिपोर्ट आप पढ़िएगा, आपको हंसी आने लगेगा, मतलब कि इतना दर्द होगा ना कि हंसी आने लग जाएगा कि भैया ये क्या है। आपको हम पैसा दिए, आपने बोला हो गया सर, खुश रहो। किसको फायर किया उसके लिए? किसी को नहीं। किसको निकाला गया? किसी को नहीं। वही बोल रहे, कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। आप कुछ भी करो, अरे ये पीएम आ रहा है, पीएम हट जाएगा, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कंपटीशन तो है ही नहीं। जैसे इंडिया में काफ़ी लोग ये बेवकूफ़ी कर देते हैं, सोचते हैं कि इंडिया में वेपन्स कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। इंडिया में सारा चीज़ सरकारी है, बस सप्लायर्स प्राइवेट है। जैसे कि आपका इसरो ही सारा रॉकेट बनाएगा घूम फिर के, हाँ पार्ट्स वो गोदरेज से खरीद सकता है, बनाएगा तो इसरो ही। तो यही अंतर है। आप अमेरिकन सिस्टम में क्या है, वो बोइंग के पास जाएंगे, भैया तुम बनाओ, यूएलए के पास जाएंगे, भैया तुम बनाओ, लॉकहीड मार्टिन के पास जाएंगे, तुम बनाओ, स्पेसएक्स के पास जाएंगे, तुम बनाओ। अलग अलग कंपनी ये बनाती। ऑर्बिटल एटी के पास जाएंगे, भैया तुम बनाओ। हमारे पास वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है। अब कंपटीशन नहीं है तो कुछ भी चार्ज करेंगे, आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? आपके पास ऑप्शन ही कहाँ है? तो वही कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। बोल रहे ना कि इनको 10 करोड़ दिया जाता है, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 2009 के आसपास की बात है, कि भैया सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो। खा गए पैसा, सीधा खा गए। सर सॉफ्टवेयर के नहीं बदले, नहीं मन था, आप तेल लेने जाओ, क्या कर लीजिए, किसको फायर कीजिएगा? औकात है आपका फायर करने का किसी को? नहीं। बहुत हुआ सस्पेंड करेंगे, कुछ दिन बाद वापस ले आएंगे। तो वही बोल रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। इसरो में बेयरली होंगे 50%, वो भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिकली मना रहा हूँ कि जो एक्चुअली इसरो को संभाल के चला रहे हैं। बाकी 50 भैया मेरा नौकरी है, हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और कंपटीशन नहीं, अंदर से नहीं है कि सर मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी अगर हम परफॉर्म नहीं किए तो। जैसे रॉकेट लैब अगर फेलियर होने लगा, गया कंपनी, गया स्पेसएक्स फेल होने लगा, कंपनी गया। तो सारे लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनको परफॉर्म करना है, ये नहीं कि काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना ना ना, परफॉर्म करो, नहीं करोगे तो कल की रोजी रोटी खत्म। तो उस इन्वायरमेंट ऑब्वियसली चिल आउटपुट आएगा। नासा का भी आप वही देख लिया, एसएलएस इतना धांधली क्यों कर पाया? किसके पास जाओगे? इसीलिए अब वही हो गया, नासा से रॉकेट बनवाना ही नहीं है। इसरो का ईसा का भी वही हो गया कि सर सरकारी है, क्या कर लोगे आप? कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई क्यों बनेगा? आर्यन क्यों बनेगा? आर्यन को पता है आप किसी और के पास जा नहीं सकते, वो आपकी ले लेंगे, ले लिए। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके दिमाग में मंदबुद्धि वाली आइडिया आती है कि सरकारी है तो अच्छा है, इसलिए आप पाकिस्तान से कंपेयर करो, इसलिए अच्छा लग रहा है। चाइना को भी इतना समझ आ गया कि भैया सरकारी नहीं चलेगा, वो भी पड़ गए कि भैया प्राइवेट बनाते जाओ, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी, ये दिमाग में आपका कीड़ा हटाना। इसीलिए बोले सरकारी ऑफिस है जो चेक करके बताता है। 2018 का इसरो रिपोर्ट है, पढ़ के दिखाइए। अब बाय द वे और भी निकाले हैं, और सब निकालने के बाद तो आपका दुनिया से मोह उठ जाएगा। तो इंडिया को फॉस्टर करना है कॉस्ट कंपेटिटिव प्राइवेट कंपनी की। सर आप एक्चुअली कंपीट कर सकते हो कि नहीं, ये नहीं कि मतलब आप सरकार देश के अंदर हो तो वो है, वो भी चलो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है वो। मतलब आपको स्टार्टिंग के लिए दे सकते हैं, रनवे दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप जब तक इंडिया में हो, इंडियन मार्केट के अंदर हो तो ही टिक पाएंगे, क्योंकि फिर कोई और कंपनी सर्विस नहीं दे पाएगी। तो वही हिसाब रहता है, कॉस्ट कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। और उसका असर क्या होगा, राइट? मान लीजिए भारत सरकार बोलती है नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस इंडिया स्पेस रेलेवेंस खो देगा। हम लोग एक बीच में स्वीट स्पॉट में आए थे, बहुत सही स्वीट स्पॉट था। नासा ओवर प्राइस्ड हो गया था, ईसा बहुत ज़्यादा ये हो गया था, क्या बोलते हैं, ब्लोटेड हो गया था। इसमें स्वीट स्पॉट था, इसरो मार लिया, लेकिन वो स्वीट स्पॉट खत्म हो गया है। उसमें अब ये महाशय जी बैठ गए, स्पेसएक्स, आधा दुनिया तो ये खा के बैठे हुए हैं। बचा खुचा दुनिया में रॉकेट लैब बैठा हुआ है, और फिर जेफ बेजोस बोल रहे हैं अरे भैया तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हो, हम भी आ रहे हैं। तो वो हम लोग आराम से इसरो, जैसे अभी बता रहे हैं कि फ्रांस का लॉन्च कर रहे हैं, नेपाल का लॉन्च कर रहे हैं, प्यार से गायब हो जाएगा ये सब, हमें पता भी नहीं चलेगा। नेपाल छोड़ के बेचारा, नेपाल जाएगा कहाँ? हम ही लोग हमारे एयर स्पेस से गुजरेगा, हमें पता चल जाए भाई सैटेलाइट अपने को दे दो ना भाई। तो वही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को करना है सिर्फ फ्लैगशिप मिशन पे फोकस करो। जैसे अगर इंसान को भेजना है तो ठीक है, उस पर आप फोकस करो। और ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क, यानी कि स्टार्टअप्स को जो पेपर वर्क से मार रहे हो वो तुम संभालो, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि बोल रहे 1970 से आगे जो नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है आपने बना दिया, लॉन्च कर दिया, आपने यहाँ तक लाया, लेकिन आगे बढ़िए सर। ये वही बात हो गई कि रशियन को आप कह रहे हो कि सर रशियन रॉकेट बेस्ट रॉकेट है। सर अभी भी माचिस का तीली से जलाया जाता है उस रॉकेट को। कभी आपने देखा कि उसके नीचे प्लेटफॉर्म क्यों है? माचिस लगाना पड़ता है नीचे, देख लीजिए लकड़ी का इतना बड़ा बड़ा माचिस आता है, वैसे करके लगाते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिकल इग्निशन, फ्लूइड इग्निशन, टी टैप इग्निशन, माइक्रोवेव इग्निशन, ये सब कुछ नहीं कर पाए, और उसको हम लोग उस टेक्नोलॉजी पार्टनर बना के बैठे हुए हैं। तो ये समझ रहे मुझे 1970 ठीक है सर, लेकिन बीत गया, हो गया सर, हो गया सर। 2G था, हो गया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे नहीं, लटक जाएंगे।
और मैं एकदम क्लियर करता हूँ आपको थोड़ा समझ देने के लिए। अगर न्यूट्रॉन लैब आगे आ गया, मतलब कि यानी कि इस साल में न्यूट्रॉन लैब रॉकेट लैब का बन गया, लॉन्च हो गया सक्सेसफुली, वो इसरो का जितना टनेज है उससे आगे है। रॉकेट लैब की बात करें, सिर्फ इसरो के पास तब ये बचा रहेगा कि हम मैंड प्रोग्राम करते हैं और कुछ नहीं है। और बाय द वे इसरो का बड़ा रॉकेट जो है, यानी कि GSLV, बाय द वे न्यूट्रॉन GSLV से ऊपर है। GSLV Mark 3 का जो लॉन्च केडेंस है वो ब्लू ऑरिजिन कर दिया पहला साल का ही में। GSLV Mark 3 कभी भी 2 बार से ज़्यादा लॉन्च नहीं हुआ एक साल के अंदर। ये एक साल के अंदर 2 लॉन्च कर दिए न्यू ग्लैंड को, और वो अल्ट्रा लिफ्ट कैपेसिटी का रॉकेट है। सब आराम से ऐसे ऐसे लेंगे, इसरो को हटा देंगे, हटा दो। और वो जो पैसे वाला था वो तो बोल रहे हो, तो SpaceX अकेले ही बोलता है सर मत आओ, आप गरीब लोगों गरीब जैसा रहो। कितना गरीब है? SpaceX 160 लॉन्च एक साल के अंदर करता है, ठीक है। इसरो का टोटल अभी तक 104 है। तो समझना बहुत जरूरी है। आप पाकिस्तान से कंपेयर करके ऑर्गेजम ले सकते हैं, बट हकीकत में हम लोग बहुत नज़दीक आ रहे हैं। जो हमारा जो लीड था, इसरो का लीड था, वो लीड ख़त्म हो रहा है। और अगर इसरो नहीं मॉडर्नाइज किया कि ठीक है सर अब मॉडर्न करते हैं, थोड़ा लेटेस्ट करते हैं, मतलब कि थोड़ा आ जाते हैं सर, 4G तो आ जाते हैं, नहीं हम अभी भी 2G पे रहेंगे। सर छोटा सा रॉकेट में आपका 4 स्टेजेस क्यों हैं? वो भी ऊट पटांग स्टेजेस है। एक में आपका हाइपरगोलिक है, एक में आपका सॉलिड है, एक में फिर से लिक्विड है। बहुत बहुत पचांग पोते हैं, और हम उसमें ये पोतेंगे वो पोतेंगे। सर पार्ट्स काउंट में ही आप मार डालोगे इसरो को। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि अगर रॉकेट लैब लॉन्च कर देता है तो टनेज में तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। और बोल रहे हैं ब्लू ऑरिजिन ऑलरेडी अचीव कर दिया कि सर हम 2 लॉन्च तो कर देंगे। और मैं क्लियर बता दूँ, अगर ये तीसरा लॉन्च कर दिए और चांद पे लैंड करा दिए, सर खत्म करो। और बाय द वे वो ह्यूमन रेटेड पे भी काम कर रहे हैं, ह्यूमन रेटिंग लूनर मिशन के लिए, डिस्कशन ही नहीं है। और स्पेसएक्स का क्या बात करें, पूरा दुनिया वही संभाला हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया रहे तो इसरो को आगे आना होगा कि सर हमसे रॉकेट नहीं होगा। बोल रहे कंपटीशन नहीं है, कॉन्सिक्वेंस नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा PM भाई भाई करेंगे और PM हट जाएंगे, हम तो वहीं रहेंगे, क्या टेंशन है। कभी पढ़िएगा 2018 का रिपोर्ट, दिल खुश हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसरो और PSLV का जो धांधली हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कौन सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो को ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।